दूसरे सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मैडम नहीं क्या, मुन्नी त्रिपाठी जी, मुन्नी त्रिपाठी जी आ रहे होंगे, तो मुन्नी त्रिपाठी जी अभी चली गई है क्या, शायद उनका भी स्वागत है। तो मुन्नी त्रिपाठी जी आ गई हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं हम लोग आयुर्वेद में ही तुल्यता सिद्धांत की, तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और मुन्नी त्रिपाठी उस पर पूरा आपको बताएंगे। ठीक, जय जी। अपने सारे गुरुदेव को प्रणाम और बाकी सब लोगों को प्रणाम। आवाज जा रही है? आ रही तो आज हम लोग तुल्यता में बात करेंगे, आयुर्वेदिक तुल्यता सिद्धांत है। तो कहते हैं कि तुल्यता के लिए जैसे तुलना किसी भी चीज से किया जाता है कि घर में कोई बच्चा जन्म लिया अगर, तो उसके नाक, आँख, कान के बारे में चर्चा करते हैं हम कि बच्चे की नाक, आँख इनके जैसी है, माँ की जैसी है, पिता की जैसी है, भाई बहनों की जैसी है। उनकी तुलना करते हैं कि उनके जैसी है, उनके मस्तक उनकी जैसी है, उनकी आँख उनकी जैसी है। तो ये तुलना करते हैं हम कि इनकी शक्ल किसकी जैसी होगी। तो इस तरह से उनके पूर्व, जैसे पहले के माँ बाप चाहे कोई हो, उनके चाचा ताई, इनसे उनका तुलना किया जाता है। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद तुल्यता के आधार पर ब्रह्मांड की तुलना मानव शरीर से की गई है तथा ब्रह्मांड से पूर्ण तुल्यता का तात्पर्य यह है कि कुछ भी ब्रह्मांड के इस अनंत विस्तार के रूप में हमें दिखाई पड़ता है या किसी न किसी रूप में पिंड रूपी इस शरीर में भी विद्यमान है। यह सर्वविदित है कि सृष्टि में विद्यमान पंच महाभूत किसी न किसी रूप में इस मानव शरीर में भी विद्यमान है। जैसे कहते हैं कि जब सृष्टि में जितने जो हमारे शरीर में जो कुछ भी है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में जैसे कि सर अभी बताए जो यावंते ही लोके तावंते, मुझे तो बोलने नहीं आ रहा है, लोके मतलब इस जो सृष्टि में है वही हमारे शरीर में विद्यमान है, ये मतलब है। समझे आप? सर तो बता ही दिए हैं। तो तुल्यता के सिद्धांत के दृष्टिकोण से मानव शरीर का अध्ययन करने पर हमें शरीर में तुल्यता का और आयाम दिखाई पड़ता है। तुल्यता का यह नवीन आयाम है। शरीर तथा हाथ की हथेली में संपूर्ण तुल्यता का आयाम, जिस आधार पर शरीर और तथा हथेली में तुल्यता स्थापित करके हथेली के माध्यम से ही संपूर्ण शरीर का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे जो शरीर में है वही हमारे हाथ में भी है। तो जिस तरह से शरीर में हमारा बना हुआ है, शरीर के चेहरा, हमारा सिर है, हमारी गर्दन है, धड़ है, सिर, पैर, 2 हाथ है, 2 पैर है, तो उसी तरह से हमारे इस हथेली में भी बनाए गए हैं। जैसे सर, 2 ये देखिए कि 2 हमारे ये हाँ 4, दोनों ये हाथ और 2 ये उंगलियां जो है उसमें हथेली का है, 2 ये पैर के हैं, 2 उंगली। ऐसे 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 करेंगे तो हमारे ये तुल्यता इससे होते हैं। ये हमारी छोटी उंगली और ये हमारी इंडेक्स फिंगर की जो ये उंगली है, छोटी उंगली, दोनों छोटी उंगली हाथ के प्रचायक है और ये बीच के दोनों उंगली जो है पैर के प्रचायक है। तो इस तरह से हमारे तुल्यता की गई है हमारे शरीर में और हमारे हाथ में जो बताई गई है। और इस तरह से हमारे शरीर का जो इन अंग का भी सिद्धांत बताया गया, जो सर ने बताया है। तो हमारे जिस तरह से पीछे के पीठ का भाग जो है सांवला होता है और आगे का भाग सफेद होता है, मतलब गोरा होता है, उसी प्रकार से हमारी हाथ में भी देखें तो पीछे की हथेली जो हमारी है वो सांवले कलर की होती है और आगे के हाथ जो थोड़ा सफेद कलर के, मतलब गोरे कलर के होते हैं। तो इस प्रकार से हाथ और हमारे शरीर में तुलना की गई है। फिर हथेली के भाग को भी देख लीजिए, इसमें सर दिखा रहे हैं।
तो हम देखते हैं आगे इस तरह से हम अगर मुट्ठी को बंद करें तो इसमें भी तुल्यारता किया गया है कि शरीर को अगर हम ऐसे पीछे को ले जाए तो पीछे की तरफ से मोड़ नहीं सकते। अगर ऐसे झुकाएंगे तो हम आगे की ओर अपने शरीर को झुका सकते हैं पर पीछे को नहीं मोड़ सकते। इसी तरह से हाथ की है कि अगर हाथ को हम आगे की ओर मुट्ठी बांध सकते हैं और पीछे की ओर मुट्ठी नहीं बन सकता हमारा। तो इस तरह से भी शरीर की और हमारे हथेली की तुलना की गई है। शरीर अब देखो शरीर के जोड़ों के आधार पर तुलना किया गया है कि हमारा शरीर में 3 जोड़ है। जैसे हमारे हाथ में भी 3 जोड़ है, एक कलाई का जोड़, दूसरा केहनी के जोड़ और तीसरे कंधे का जोड़। इसी तरह से हमारे पैर में है, एक हमारे नीचे है हमारे टखने का जोड़, घुटने का जोड़ और ऊपर हमारे जो ये यहाँ है उसके कुल्ले के पास का जोड़ है, वो 3 जोड़ है। इसी प्रकार से हमारे उसमें भी दिया हमारे इस उंगली में हाथों में भी दिया गया है, 3 जोड़ सारे उंगलियों में दी गई है। तो तीनों उंगली में जोड़ है, 1 2 3 1 2 3 चारों उंगलियां में दी गई है। तो इस तरह से हमारे हथेली के और शरीर के जोड़ों की तुलना की गई है। यदि हाथ की हथेली के बारे में भी देखें तो ऐसे दिया हुआ है। फिर शरीर के 4 विस्तार किए गए हैं तुल्यारता के परिप्रेक्ष्य से। हमारे शरीर में एक ऐसी विशिष्ट संरचना है जिसमें 2 हाथ तथा के रूप में 4 दोपहर विस्तार दिखाई पड़ते हैं। शरीर संरचना साफ नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वही तो दो इधर दो दो हाथ दो हाथ दो पैर। जी, तो 4 के रूप में दिया गया है कि 2 हाथ और 2 पैर है। तो इसी प्रकार से हमारे हाथ में 2 हाथ और 2 पैर दिए हुए हैं। यहाँ तो हथेली में भी दिया हुआ है हमारे आपके हथेली में 2 हाथ 2 पैर के रूप में दाहिने हाथ और दाहिने पैर इस हिसाब से दिया गया। फिर दाहिने पैर और दाहिने हाथ, तो इस तरह से बाएं हाथ और बाएं पैर के रूप में दिखाया गया है। यहाँ आपके हाथ में दिखाया गया है। अब हथेली के अध्ययन से अब 5 संरचनाओं के आधार पर तुल्यार्थता किया गया कि हमारे शरीर के 5 भाग किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें तो हमारा धड़ है जो निकली हुई 5 संरचनाएं हैं, तो उसके हिसाब से हमारा सर हो गया, 2 हाथ हो गए और 2 पैर हो गए, ये 5 हो गए। तो हमारे हथेली में भी है 2 हाथ 2 पैर और एक ये मतलब अंगूठा, तो 5 हो गए इस प्रकार से। ठीक है सर, हाँ 5 पाँच पाए गए, पाँच हो गए। 4 तो हमारी अब और 1 छह। अंगूठा है, तो ये 5 हो गए। अब शरीर के अनुरूप हथेली के 6 संरचनाओं के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से हमारे शरीर के 6 भाग हो जाएंगे। हमारे 4 उंगलियां हो गए, एक हम हो गए जो ऊपर का हो गया, जो सिर का भाग हो गया, और यहाँ से जोड़ से जो हमारे अंगूठे हैं उसके जोड़ के नीचे के गर्दन का भाग हो गया। तो ये 6 भाग हो गए। अब आगे 7 भागों का है। अब आगे तुल्यार्थता की दृष्टि से शरीर के अनुरूप हथेली के 7 भाग के बारे में बताया गया है। तो 7 भाग में हमारे 5 तो उंगली हो गए, 5 उंगलियां हो गई। और हमारे शरीर में भी ऊपर गर्दन, ऊपर सिर हो गया, नीचे गर्दन, इसके बाद हमारा बक्षस्थल हो गया, उदर हो गया, और 2 हाथ और 2 पैर हो गए। तो इस तरह से 7 भाग हो गए। और इसी तरह से हमारे हाथों में है 5 उंगलियां हो गए, ये अंगूठे का ऊपर भाग और नीचे, और ये वक्षस्थल लेके 7 भाग हो गए। अब शरीर के 8 विभागों के रूप में हथेली का 8 विभाग किया गया है। तो इसमें भी देखिए कि पहले सिर है, फिर गर्दन, फिर वक्ष, फिर हमारे डायफ्राम के नीचे इस साइड में हमारे वक्ष का स्थान दिया गया है, और इस तरफ उदर का स्थान दिया गया है, मतलब पेट। तो इस तरह से तो आठ जी भाग होगा हमारे शरीर का। समझ में आ रहा है कमल जी? समझ में आ रहा है हमारी बात? जी जी मैम समझ में आ रहा है। थैंक यू। तो इस तरह से 8 विभाग हो गए हमारे। मतलब हथेली एक इधर हो गया स्थान,
ये आवाज थोड़ा करके अब आवाज नहीं आ रही। आवाज थोड़ा सा कभी कट रह जा रही है मुन्नी त्रिपाठी, आवाज कट जा रही है इसमें थोड़ा, कभी कभी बीच बीच में आवाज कट जा रही कभी कभी। अब सर आ रही है आवाज की? ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है सर। हम्म। अब शरीर की संपूर्ण विश्लेषण की गणना के आधार पर शरीर के 9 भाग में विश्लेषण किया गया है। मोबाइल के पास ही रहो तभी आवाज आएगी। ये पास ही हूँ, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक, मैं पास में हूँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। अब आ रही है आवाज सर? हाँ ठीक ठीक, आ रही है, आ रही है। ठीक। तो अब शरीर के संपूर्ण विश्लेषण की गणना के आधार पर तुल्यता के स्थान पर शरीर के 9 भागों के विश्लेषण किया गया है। अब इसमें बताया गया है कि हमारा ऐसे उल्टे हाथ करेंगे तो उल्टे हाथ ऐसे ऐसे हम करेंगे, ऐसे तो हो नहीं पा रहा, तो ऐसे करेंगे तो बात यहाँ नीचे बात आएगा, फिर बीच में पित्त और इधर कफ, तो ये 3 हो गए। फिर ऊपर अंगूठे के ऊपर वाला भाग सिर, नीचे गर्दन, 2 हाथ, 2 पैर, घर और ये लेके सारे पार्ट लेके 9 भाग हो जाएंगे हमारे। सिर, गर्दन, 2 हाथ, 2 पैर और धड़ और बात, पित्त और कफ, ये तीन जोड़ के हमारे 9 भाग हो जाएंगे। तो इस तरह से शरीर के 9 भागों में विश्लेषण किया गया है। अब शरीर के 10 घटक के बारे में बताया गया है। मानव शरीर के 10 घटक। तो मानव शरीर के 10 घटक देख लीजिए यहाँ पर चित्र में, सर दिखा दीजिए ऊपर। पंच महाभूत निर्मित मानव शरीर दिखाया गया है। इसमें काल तंत्रिका नर्वस सिस्टम के रूप में दिखाई गई है। जो इसके बाद दिशा का सर्व मस्तिष्क, मस्तिष्क का चित्र दिखाया गया है। ये वाला? जी 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 सर, थोड़ा नीचे कर दीजिए, और ऊपर थोड़ा नीचे कर दीजिए सर, थोड़ा सा और नीचे करिए। हाँ, ये हमारा दिशा मस्तिष्क के रूप में दिखाया गया है, आपका ब्रेन के रूप में। तो इसमें मिड ब्रेन का चित्र दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए आप लोग चित्र में सर के उसमें। अब हम वो तो उस दिखा देते सर, उससे क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन नहीं सबके बारे में दिखा देते सर। इसे दिखा, क्रॉसर से दिखा दीजिए सर। कर्सर वाला नहीं दिख पा रहा है ना, ये तो ये हमारा थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना सर, मेडुला का चित्र दिया हुआ है सर, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ सर, ये मिड ब्रेन दिखा दीजिए सर, उस क्रॉसर मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन है ये। हाँ, फिर पोन्स है उसके कौन नीचे, सा मेडुला है? मेडुला है। और इसके बाद आपके ऊपर दिया हुआ है लिम्बिक सिस्टम, मध्य मस्तिष्क का सिस्टम, वो दिया हुआ है चित्र आपका, देख लीजिए। हाइपोथैलेमस का दिया हुआ है, हाइपोकैम्पस का दिया हुआ है, और क्या है ये, ओ आत्मा और मस्तिष्क का दिया हुआ है, नाभि का केंद्र दिया हुआ है, न्यूक्लियस का, सेरिब्रम का दिया हुआ है। देखिए आप लोग। जी जी, अब दिख रहा है। असल में ऐसा है ना, जो जब 9 विभाजन हो गए तो 9 कॉन्सेप्ट वहां क्लियर हुआ कि 9 विभाजन हमने कर दिए। अब हमको 10 एनर्जी के विभाजन की बात हो रही थी कि 10 हम 10 क्या है, 10 एनर्जी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में है। तो 9 तो अगर 9 मानते तो हम लोग आयुर्वेद की भाषा कह रहे थे, आयुर्वेद कह रहे थे क्यों है। अब हम लोगों ने कहा 10वां हमको बताना था कि 10 हमारे पास कैसे एनर्जी सिस्टम हो जिन पर हम लोगों को इसमें स्थापित कर सके, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसी लिए देखिए मॉडर्न साइंस का सहारा लिया गया। मॉडर्न साइंस का सहारा क्या लिया गया? उन्होंने कहा कि जो हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, 5 मान लीजिए हमने माना, तो 5 पंच हमारे महाभूत इनको कहा। और जो 5 द्रव्य की बात हम कर रहे हैं तो वो द्रव्य हुए जिनको हमने पराभौतिक कहा। अब पराभौतिक अर्थ क्या था? पराभौतिक अर्थ वो है कि जो भौतिक न हो करके बल्कि पराभौतिक हो, यानी वो अदृश्य हो लेकिन हमारे उस पर कंट्रोल करे हमको।
तो हमने कंट्रोलर के रूप में किसको कहा? हमने कहा शरीर और मन, या शरीर और आत्मा और मन, ये हमारे घटक हैं जिनके आधार पर हम कोई चीज, ये शरीर हमारा चलता है, केवल शरीर से नहीं चलता, शरीर के साथ मन भी है और आत्मा भी है, इसके संपर्क में चलता है। तो काल के ऊपर जितनी चीजें थी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, इनको हम लोग ऊपर ले गए कि 5 हमको संरचनाएं चाहिए, वो मॉडर्न साइंस का सारा हम लोग लेते चले गए। तो नर्वस सिस्टम से शुरू किया हम लोगों ने, तो तंत्रिका तंत्र हमारा आया, तो नर्वस सिस्टम का पहला आया, आप स्पाइनल कॉर्ड आ गई, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, लिम्बिक सिस्टम आ गया, मिड ब्रेन आ गया, मेडुला आ गया, मेडुला, पोस्ट, मिड ब्रेन, ये सारे हमारे जो थे, ये कौन से थे? ये पराभौतिक थे, जिन जो को कंट्रोल कर रहे थे कहीं। तो उसको हम लोग बताने की यहाँ कोशिश किया है कि ये आयुर्वेदिक की जो मान्यता है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की मानता है, वो उनकी बात है। आयुर्वेद की मान्यता तो यहाँ तक कि भाई वो भौतिक और पराभौतिक दोनों कॉम्बिनेशन है, शरीर और मन या आत्मा। लेकिन 10 दिखाने थे, 10 मानने थे, तो 10 के आधार पर हम लोगों ने आगे जो भी ले गए, मेडुला से ऊपर हम लोग चले गए और हम लोगों ने मॉडर्न साइंस का आशय पूरा लिया। तो देखिए मेडुला और मेडुला को बाद में हम लोगों ने बाद में कहीं रखा है, मेडुला को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ा, फिर पॉन्स को भी हमने किसी के साथ जोड़ा, मिड ब्रेन को किसी के साथ जोड़ा, तो पॉन्स को हम लोगों ने जोड़ दिया सेरेबेलम के साथ, मिड ब्रेन को हम लोग जोड़ दिया इसके साथ, जो लिम्बिक सिस्टम के साथ जोड़ दिया, और हाइपोथैलेमस को हम लोगों ने जोड़ दिया ब्रेन के साथ। तो लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, इन सबको, हिंड ब्रेन, सेरेबेलम हिंड ब्रेन था, तो सेरेबेलम को हमने दिशा के साथ जोड़ा, तो वो जो हम लोग दिशा, काल, दिशा, मन, आत्मा की बात कर रहे हैं, तो वहां से जोड़ा। तो मॉडर्न साइंस को हम लोगों ने अपने आयुर्वेद से जोड़ दिया, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के रूप में हुआ। ये कंसेप्ट आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का है, आयुर्वेद का नहीं है, ठीक, समझ लीजिए। हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये आयुर्वेद से हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जोड़ दिया। कैसे कि जितने भी शरीर के मतलब पराभौतिक चीजें थी, काल, दिशा, मन, आत्मा, इनको हम लोगों ने ब्रेन के साथ अटैच कर दिया, मेडुला से ऊपर ले गए, तो मेडुला को साथ कर दिया, काल को मेडुला के साथ, पोन्स और सेरेबेलम को दिशा के साथ, मिड ब्रेन को मन के साथ कर दिया, और लिम्बिक सिस्टम कर दिया, और हम लोगों ने जो आत्मा थी उसको हाइपोथैलेमस के साथ हम लोगों ने अटैच कर दिया, हाइपोथैलेमस, और आपको इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा कि यहीं पर आपका कोर ब्रेन जो सर न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन है, उसको कहते हैं। देखिए बीच में ये बना है ना, ये देखिए दिखाई पड़ रहा, और सब लोग देखें, देखिए बीच वाला ये बना, दिस इज द कोर ब्रेन। ये यहाँ पर हमने मान लिया नाभिक केंद्र है ना सर? हाँ, ये वाला बीच वाला जी, नाभिक का केंद्र, न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, यही आत्मा, ये वाला सर। ये हमारी बुक में होगा ये वाला सर? और क्या, तो आपकी किताब वही है, ये किताब है, देखिए ये किताब है, ये किताब है ना? हाँ जी, ये वाली ना? हाँ, इसमें है ये अग्निवेश। ये मेरे पास आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, अग्निवेश नहीं है शायद। अग्निवेश में मिलेगा। अग्निवेश, ये अग्निवेश का है चैप्टर। ठीक है सर, ठीक है। छोटी किताब है ये वाली। चलिए, अब जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। शरीर ऊर्जा का एक पिंड है। ऊर्जा की परिभाषा वैज्ञानिक जगत में कही गई है, और एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसी को ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा नहीं होगा तो हम कोई कार्य करेंगे कैसे? ऊर्जा होगी शरीर में तभी कार्य कर सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, लीवर, हृदय, गुर्दे, आंतें आदि सभी अपना अपना कार्य करते हैं। सबकी अपनी कार्य करने की एक अलग क्षमता है। ठीक इसी आधार पर यह कहा जाता है कि शरीर के प्रत्येक भाग, अंग, अवयव आदि की एक ऊर्जा है। शरीर ऊर्जा का एक पिंड है।
हमारे शरीर में जितने भी ऊर्जा है, सारे ऊर्जाओं की अपनी, मतलब जितने हमारे शरीर में ऑर्गन है, सारे ऑर्गन की एक अपनी ऊर्जा है, जो सर बताए अभी कि अपने अपने जितने हमारे शरीर में लीवर है, गुर्दे हैं, चाहे जो भी हमारे स्टमक है, सबका अपनी अपनी ऊर्जा है। तो इस प्रकार मानव शरीर की संरचना को ध्यान से देखिए, इसमें मध्य में धड़ है। अब अपने शरीर को देखने से तो मध्य में धड़, अपना आगे से देखिए तो मध्य में धड़ दिखाई देता है। उससे निकले 2 हाथ, 2 पैर और ऊपर की ओर एक छोटा भाग सिर विद्यमान है। हम कह सकते हैं कि धड़ और उसके 5 भाग या पंच तत्वों की ओर संकेत करते हैं। कितनी अच्छी है ना कि हमारी जो ये 5, जो हमारी जो शरीर है वो पंच महाभूतों की तरफ संकेत करती है कि हमारा पंच महाभूत से हमारा सर जैसे ऐसे उनका अंगूठा ऊपर ऊपर उठा हुआ, अंगूठा आकाश की ओर उठा हुआ है। ये देखिए आकाश, ऐसे सर उठा रहता है आकाश की ओर, वैसे ये अंगूठा उठा हुआ है, इस तरह हुआ मान है। लीजिए। हाँ, इस तरह से मानेंगे कि ये आकाश की तरफ उठा हुआ है सिर हमारा, तो सब आकाश, सर ऊपर है तो ये इसे आकाश से वो तुलना मतलब की गई है इससे, सर से। अब अब ये यदि हम अपनी हथेली व तलवे को ध्यान से देखें तो हमें धड़ के रूप में मध्य भाग और 5 भागों के रूप में 5 उंगलियां एक समान दिखती है। और उतना नहीं होता, मेन चीज आगे देखिए, ये फाइनल हो गया। आप सुजोग पर जी अब देखिए, शंभू तो ठीक हो गया। अब देखिए जी सुजोग यहाँ बता दे थोड़ा सा, सुजोग का इसमें अंतर, ठीक है, जी यहाँ सर। बता दे थोड़ा सा। देखिए साथ, अब देखिए दो चीजें हैं। एक, चाइनीज ने एक कंसेप्ट दिया, जो प्रोफेसर पार्क जी वो थे, उन्होंने एक, आप लोग सब सुन लीजिए और शब्द नोट कर लीजिए। उन्होंने एक करस्पॉन्डेंस सिस्टम दिया, उसको इंग्लिश में लिखा करस्पॉन्डेंस सिस्टम, और उसको हिंदी में कहा सादृश्यता सिद्धांत। क्या, कौन सिद्धांत? सादृश्यता। डॉक्टर कोमल, नहीं है, नहीं क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सादृश्यता सिद्धांत प्रोफेसर पार्क जी ने दिया, चाइनीज में दिया। तो सादृश्यता माने था कि जो जो आपका हाथ पैर है वो आपके शरीर के सादृश्य है, इसलिए दिया। तो अब देखिए ऐसे रखा, अब यही अंतर आगे आप मिलेगा। ये ऐसे आकार क्यों रखा हुआ है? तो देखिए सर अगर ये है तो सर के नीचे क्या है बोलिए? गर्दन। गर्दन, ये आ गर्दन, गई, गर्दन आ गई। गर्दन के नीचे क्या है? धड़ मतलब हमारा घुटना। नहीं, चेस्ट है। चेस्ट में चेस्ट, हमारे पास हार्ट है और लंग्स है। लंग से। तो ये देखिए, ये जो लकीर है दिखाई दे रही है ना, जी जी। ये लकीर दिखाई दे रही है। हम्म। ये हमारा दिख रहा है लकीर। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये जो लकीर है, इसको उन्होंने, प्रोफेसर पार्क जेबू ने ये वाला कहा कि ये इतना हमारा जो हिस्सा है, इसमें हमारे लंग्स और हार्ट स्थापित है। क्लियर? जी सर जी। तो अब इसमें से जो लंग्स होंगे ना हमारे, अब 2 लंग्स को मानेंगे तो हम वो डायरेक्शन कैसे लेंगे उसका? मतलब ऐसे हथेली के ऊपर 2 लंग्स आएंगे? अरे अब ये है लंग्स, हाँ, लेफ्ट लंग और राइट लंग, लेफ्ट लंग, राइट, ठीक है। इसी में, इसी इतने भाग में लेफ्ट राइट। ठीक जैसे है। हमारे आधे दांत ऐसे हमारा ऐसे है, तो लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। बाई ठीक है। तरफ वाला, ये वाला लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। नहीं, राइट सर। जैसे हमारा इसी तरह से, जैसे हम बैठे हुए खड़े हुए, हमारा हाँ सर जी, यूं है, तो हमारा लेफ्ट वाला इधर है, इधर है, और राइट वाला yes, इधर। ठीक। ठीक अब है। इसके बाद क्या हुआ? अब जब उन्होंने कहा तो यूं कर रहे थे, ये दिखाई पड़ रहा है, ये हाँ दिखाई पड़ जी रहा सर, दिख रहा है, दिख है? तो ये अब यूं कर दिया उन्होंने। अब यहां से शुरू हो गया फिर, याद करिए, पहले हम लोग यूं किया था, तो यहाँ पर हाँ लंग्स जी। आ गए थे। हम्म। अब यूं किया अंगूठ। अब जब इसमें ले गए तो यहां से क्या शुरू किया? यहां से लंग, यहां लंग तो कर चुके थे, तो लंग्स के नीचे क्या है बोलिए? डायफ्राम। डायफ्राम, जी। लंग्स के नीचे डायफ्राम है। अब डायफ्राम, डायफ्राम, तो डायफ्राम उनका क्या हुआ? ये वाला डायफ्राम पहले माना था उन्होंने, ये देखिए ये डायफ्राम माना था, तभी तो यहाँ पर लंग्स था। ठीक है। हाँ जी। अब डायफ्राम तो उनका यहाँ हो चुका। अब जब दोबारा स्थापित किया यहाँ से उन्होंने नीचे वाले ऑर्गन, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया? देखिए यहाँ पर क्या आ गया? लंग्स के नीचे क्या आ गया? इधर हार्ट।
स्टमक, स्टमक नीचे उसके, स्टमक जी यहीं कहीं आएगा ना, हाँ जी हाँ जी, जी स्टमक आ गया, फिर यहाँ LI आ गया, SI आ गया, इधर लीवर आ गया, इधर आपका जो है ये सब यूबी वगैरह यहाँ आ गए, सब ऑर्गन में ठीक था। लेकिन जो स्टमक वाला था, अब याद देखिए, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ पर कहते हैं राइट लंग्स, यहाँ लेफ्ट लंग्स, और यहाँ हार्ट थोड़ा सा साइड में, लेफ्ट लंग, राइट लंग, और यहाँ पर हार्ट होगा ना बीच में। हाँ जी, अब यहाँ पर जब हमने किया तो फिर यहीं पर हम लोग ले गए किसको, स्टमक को। अच्छा तो ये थोड़ी सी गलती हुई ना, ओवरलैपिंग हुई ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। फिर इसको कैसे करना होगा सर, फिर ये कैसे होगा? सुनिए, तो एक साथ आप सारे ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, उनका ये विचार रहा होगा। अब आप इसको बंद कर दें तो हम बता दें आपको, कोई अब क्योंकि और सब कुछ नहीं है, यही वाला पॉइंट है। इसको हम बाद में देख लेंगे, ये कोई वो नहीं है, अभी रुक जाइए इसको, अभी इसको। अब ये जो था, इस वाले पॉइंट पर कहीं पर ओवरलैपिंग हो गई। उनका कहना यह रहा होगा कि लंग्स का जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोई जरूर नहीं कि स्टमक का ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो जब लंग्स में अगर हम कोई मान लीजिए करेस्पॉन्डेंस में लगा रहे हैं कोई कलर, तो हमने लगा दिया, लंग्स में दोनों लगा दिया, खत्म। जब हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो स्टमक को यूं करके फिर यहाँ पर स्टमक लगा देंगे, ये उनका विचार रहा होगा। तो इस आधार पर थोड़ी सी कहीं ओवरलैपिंग लगी। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर तुल्यारता है, सादृश्यता नहीं है। सिद्धांत का नाम अलग है, इनका तुल्यारता सिद्धांत है, उनका सादृश्यता सिद्धांत है। उनका सादृश्यता है हिंदी में, इंग्लिश में है करेस्पॉन्डेंस, हम लोग का तुल्यारता है, सिमिलरिटी। और हम लोगों ने अब अंतर क्या किया वो समझ लीजिए, जो मेन समझने की बात है। आगे बताएंगे कभी किसी क्लास में। इसके पीछे देखिए, इसके पीछे जब डायफ्राम ये आ जाएगा तो यहां पर हमारा कौन सा, जो आपके हमारे उसकी ब्रेन का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी तो बदलेगा, पीछे स्पाइनल कॉर्ड भी तो आती है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी बदलेगा इसके हिसाब से। तो ये जो सिद्धांत था स्पाइनल कॉर्ड को भी अलग अलग कर रहा था। जो जब यहाँ डायफ्राम ले लिया तो इसके पीछे के जितने भाग थे वो यहाँ पर आ गए पीछे। तो इसके डायफ्राम का जो वहां 7 C7 C8 और T1 T2 भी थोड़ा सा कवर हो गया इसी में। अब जब यूं हम लोगों ने क्या किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने, इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने डायफ्राम को चेंज कर दिया। डायफ्राम को ये इन्होंने सिंपल से किया, हमको यहीं लिया, यहाँ पर क्या लिया हमने, गर्दन, ये गर्दन है, ये सर है, तो यहीं तक लिया, ये तक, यहाँ तक खत्म। बस गर्दन को अलग कर दिया और सर को अलग कर दिया। अब पूरे शरीर को नॉर्मल ऐसे ले लिया, और डायफ्राम हमारा कहाँ थोड़ा सा नीचे है ना, तो हम लोगों ने डायफ्राम ये बना दिया, देखिए ये वाला, ये डायफ्राम ऐसे बनना, ओके जैसे शरीर है वैसे हमारा, तो सिंपल डायफ्राम ये बना दिया। और तो इसमें क्या आ गए, लंग्स यहाँ आ गए, ऊपर आ गए, लंग्स ये ऊपर आ गए, ऊपर आ गए, हार्ट यहाँ आ गया, स्टमक नीचे चला गया, और LI यहाँ पर आ गए, SI यहाँ आ गए, ये हो गया, लीवर इधर चला गया, ये वाला लीवर का हो गया, और ये इधर स्प्लीन वगैरह हो गए, और ये जो आपका LI यहाँ से शुरू हुआ यूं जा करके फिर यहाँ पर आएगा यूं। तो यानी ये जो सादृश्यता और सिमिलरिटी, तुल्यता में अंतर ये है डायफ्राम का, और इस डायफ्राम के आधार पर पीछे C1 C7 और T1 से आगे का, ये हमारे में
हमारे में आयुर्वेदिक में यहीं पर आया सब कुछ, C1 से C7 तक यहीं आ गया। हम आगे ये हमारी सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल हमारी इसी में आ गई, और यहां से शुरू हो गया वही थोरेसिक, जैसे यहाँ हमारा था थोरेसिक, तो हमारा थोरेसिक शुरू हो गया। वहां उन्होंने थोड़ा सा अंतर किया है, थोरेसिक में अंतर हो गया, उनके थोरेसिक में करेस्पॉन्डेंस में अंतर हो गया। वो आपको सुजोग नाम की जो किताब है हिंदी वाली, उसमें मिलेगा। सर इसमें भी दिया है आगे, हा? इसमें ये भी आगे दिया है। ये किताब है सूक्ष्म अभिनव ऑक्यूपेशनल एक्यूपंक्चर, इसमें पूरा वो दिया हुआ है। तो इसको कभी हम लोग बताने की कोशिश करेंगे, किसी को बता देंगे, सर ताकि क्या नाम है? सूक्ष्म अभिनव अभिनव। ये है। इसमें बस दो अंतर है, डायफ्राम का अंतर है और T1 से लेकर T7 तक का अंतर है। सर्वाइकल तो वही है, वहां पर है जहां पर है, लेकिन सर्वाइकल के साथ T1 T7 का अंतर है, T8 से अलग है। ठीक है, तो वो T8 से कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन T1 से T7 तक अंतर है ये, और डायफ्राम में अंतर है। इस अंतर को जब पहचानना हो तो हम लोग कहेंगे कि भाई दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसमें दिया है अग्निवेश में। आगे दिया है। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो बताएं, तो फिर से कर लेते हैं। हाँ ठीक है। आगे नीचे है, आगे है सर, आगे पेज नंबर 67 पे सर। पेज नंबर 67 पे सर। 67। सर आप नीचे से दिया है ना, थोड़ा सा नीचे 67 को दिया है सर। ये हाँ हाँ सर, ये नहीं, ये तो इसमें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे है, लेकिन वो T1 से T12 तक है, ये तो बता दिया रीडेबल है, लेकिन रीड का सादृश्य कहाँ बता रहा है? सादृश्य देखो, हाँ इसमें दिया है, ये दिया है, देखिए, हाँ इसमें इसमें तो ये दिया हुआ है कि सर्वाइकल हमारा एक साथ है और थोरेसिक वहां से शुरू हो गया ऊपर से। इसमें हमारे इस सारे सिद्धांत में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल सा है, केवल सर्वाइकल इसमें आया है और थोरेसिक यहीं चला गया ऊपर। देखिए ये थोरेसिक है, ये ऊपर वाला, ये थोरेसिक जहां पर आपका ये आ रहा थोरेसिक, ये इस यहाँ पर, यहाँ से शुरू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आई है। लेकिन आयुर्वेद उसमें चाइनीज में थोड़ा सा अंतर आएगा, चाइनीज में थोड़ा सा अंतर आएगा, वो आपका थोरेसिक चेंज हो जाएगा, बस यही अंतर आपको सादृश्यता में आपको दिखाई पड़ेगा बस। ठीक है, इसका थोड़ा सा अंतर आएगा, बस वही समझना है। किताब इसमें मिलेगी, किसी में मिल जाएगी, इसी में मिल जाएगी। सादृश्यता बस मत चेंज है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है बस। तो उन्होंने कहा कि इसका, अब इस सिद्धांत का पहलू क्या है इसका? इस सिद्धांत का पहलू ये है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी दर्द महसूस हो रहा है, तो अगर उस
करेस्पॉन्डेंस पर आप ट्रीटमेंट करेंगे, दबाएंगे, प्रेशर देंगे, मेथी लगाएंगे, तो आपका वो भाग प्रभावित जो है उसमें बीमारी ठीक हो जाएगी। ये है, इसलिए ये सिद्धांत सबसे पहला सिद्धांत है जो हमको यूज करना है, इसको हमको भूलना नहीं है, नंबर 1 पर इसको रखना है। मान लीजिए आपको आया कि आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, इसको सुन लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर पार्कजेबू क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि कोई सादृश्यता सिद्धांत जब यहां पर स्टिमुलेट करेंगे, मान लीजिए यहां पर आ रहा है उनका लंग्स, ये लंग्स आ रहा है मान, और आपने लंग्स को यहां मान के स्टिमुलेट किया, प्रेशर दिया, तो पहला कदम यहां पर प्रेशर दीजिए, पहला कदम, कुछ भी मत करिए, पहले प्रेशर दीजिए। नंबर 2, स्पाइन कहां आ रही है, पीछे आ रही है। नंबर 2, स्पाइन पर प्रेशर दीजिए। और नंबर 3, ब्रेन पर प्रेशर दीजिए। कहां पर, ब्रेन पर। ब्रेन कहां पर है, ये तो ब्रेन है ऊपर वाला। तो उनका कहना है कि करेस्पॉन्डेंस के 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1, at the correspondence level पर treat on the correspondence level, then go to spinal cord, then go to, तो इंफॉर्मेशन आपको भेजने का तरीका, पहला इंफॉर्मेशन आपने स्टिमुलेट किया लंग्स के भाग में, फिर आपने किया स्पाइनल कॉर्ड में, प्रेशर दिया यहाँ पर, ये बीच वाला, ये स्पाइनल कॉर्ड है, दो पैरों के बीच में, और इसमें दिया, और फिर बाद में आपने ये दे दिया। ये पूरा करेंगे तो ये करेस्पॉन्डेंस पूरा होगा। ठीक ये है सर। प्रोफेसर पार्कजेबू कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये नॉर्मली हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते, हम लोग इसी को प्रेशर कर लेते हैं बस पूरा ना। ये करने के बाद हमको स्पाइन पर भी करना चाहिए, हमको हेड पर भी करना चाहिए बस। सर ये कितनी देर तक करना पड़ता है स्टिमुलेट उसको? नहीं अभी कुछ नहीं, 1-2 मिनट करिए बस, ऐसा नहीं कि बहुत, आप 2 बार, कई बार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इसको स्टिमुलेट किया तो कुछ पेन कम होगा, करेस्पॉन्डेंस ये है कि उस पर कुछ पेन कम होगा, तो फिर थोड़ा सा हल्के कुछ दिन बाद कर दीजिए। ऐसे आप कई बार कर लेंगे तो आपका पेन काफी कुछ रिलीज हो जाएगा। ये कंसेप्ट ये है। तो क्योंकि तो हर बार जैसे हमने पहले उस लंग पे किया, फिर उसके बाद हमारी स्पाइन पे किया, और उसके बाद ब्रेन पे किया, हर बार। हाँ, ये तो उन्होंने देखिए, ये कोई जल्दी नहीं बताता, कोई किताब में लिखा, उनकी किताब में लिखा हुआ था, इसलिए हमने कहा कि ये तो हम लोग थोड़ा मिसिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, स्टिमुलेशन मतलब ये कि आपको मैसेज पहुंचाना है ब्रेन तक। तो यहाँ आपने जो स्टिमुलेशन दिया तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन जाती है, राइट, तो वहां पर भी प्रेशर दीजिए सो दैट कि इट विल गो टू ब्रेन, ये उनका कहना है। लेकिन नॉर्मली हम लोग एक ही स्टेप लेते हैं, इसी को कर लेते हैं बस। और हमारा दूसरा कहना ये है कि इसको भूलिए नहीं, आप कोई भी ट्रीटमेंट करिए, लेकिन बट डोंट रिमेम्बर दिस, मतलब डोंट मिस इट। और सर अगर हमें मेथी लगानी होगी, हाँ, तो यानी कि वो फिर वो तीनों पे लगा के छोड़नी होगी? चना लगाइए यहाँ, ठीक है, चना यहाँ पे लगा दिया। चना लगा दी, मान लीजिए लंग्स पे लगाना है तो आपने 2 चना यहाँ लगा दिया, ठीक है। और मान लीजिए आपने लगाया चना यहाँ पर, और तो यहाँ पे 2-3 चना लगा दीजिए, जहां पर जिस भाग में हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, जहां भी हो रहा है वहां, यहाँ तो इंफॉर्मेशन ही जानी है ना नीचे से, तो स्पाइनल कॉर्ड में 2-3 लगा दीजिए चना, और एक जो है मेथी यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मुन्नी त्रिपाठी, पूरा ये चैप्टर आज हो गया। बहुत बढ़िया जी सर, जी। बढ़िया, प्रणाम। कैसे कैसे दिनचर्या के बारे में तो पढ़ लीजिएगा। दिनचर्या कैसे, आगे दिनचर्या के बारे में पढ़ना है ना सर? बता दो, आगे बता दो, अभी तो हम बाकी है, बता दो लो। जी,
तो ये सर पढ़ना था ना इसमें कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, जो वातावरण कैसे वातावरण में रहे, तो ये तो खुद से भी पढ़ लेंगे सर। तो ये तो खुद से ही पढ़ लेंगे, इसमें समझने वाली कुछ नहीं है सर, बाकी तो सर समझा दिए आपको। ये देखो ये है, बता दो छोड़ दो पॉइंट तो है। जी, तो ये है प्रतिदिन स्वयं की नाभि संतुलन करना, जो यहाँ हम कर सकते हैं या यहाँ अंगूठे में कर सकते हैं। वो पॉइंट तो शायद अभी नहीं बताएंगे ना सर, यहाँ अंगूठे में कर सकते हैं, बिग टो में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है दिन में 2 बार सुबह शाम 3 से 5 मिनट पिरामिड अथवा रोलर करना। पिरामिड देखे आप लोग, है आपके पास है? नहीं है, नहीं मैम। दिखाओ मैं। वो जो ऐसे वाला फ्लैट होता है। हाँ, मैं हाँ दिखाऊं जी, वो है पिरामिड? नहीं। दिखा दूं? हाँ जी, हाँ जी, दिखा दीजिए। अभी दिखा दूं। ये रही पिरामिड, दिख रही है? हाँ ठीक है, समझ गई। हाँ जी, हाँ जी। ये पिरामिड बताई गई है इसमें। इसके बाद है हाथ की उंगलियों पर दिन में 1-2 बार रिंग से मसाज करने के लिए, जो रिंग आती है जी, स्टील वाली, हाँ जी, हाँ उससे जी। मसाज करने के लिए। ताजी हवा में सुबह उठकर 1-2 घंटा टहले। प्रतिदिन 1-2 से 1 घंटे व्यायाम प्राणायाम करें, जिससे शरीर के अंग प्रत्यंग में ऊर्जा का आधे संतुलन। आधा घंटा टहलिए, आधा घंटा से 1 घंटा व्यायाम करिए। जी जी। और छठा है भोजन दिन में 2 बार ही करें, बीच में 4 घंटे के अंतराल पर हल्का भोजन ले। 2 बार के भोजन के बीच में 8 से 9 घंटों का अंतराल होना चाहिए। प्रातः के भोजन का उचित समय 9 से 12 तथा रात्रिकालीन भोजन का उचित समय 6 से 9 बजे तक है। गुर्दों की सुरक्षा एवं कार्य प्रणाली को संतुलित रखने के लिए दिन भर में 7 से 8 गिलास लगभग 3 लीटर पानी पिए। खाना पचने दे तथा 1 घंटे बाद ही पानी लें। खाना खाने के तुरंत बाद पानी न लें। प्रतिदिन मल त्याग 2 बार होना चाहिए। आंतों के कार्य समय के अनुसार सुबह शाम 5 से 7 के बीच मल त्याग होना। स्वास्थ्य का सूचक है मल का रंग सुनहरा हो तथा बंधा हुआ मल हो, जिसमें कोई दुर्गंध न हो, तो समझे कि पाचन पूर्ण रूप से ठीक हुआ। दिन भर में मूत्र त्याग 5 से 6 बार होना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद मूत्र त्याग करने से पथरी आदि रोगों से बचा जा सकता है। मूत्र का रंग हल्का पीला होना चाहिए, खुलकर होना तथा दुर्गंध रहित होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है रात में मूत्र त्याग होना, रोग का संकेत देता है। मूत्र की समान आवृत्ति से कम अथवा अधिक रोग का सूचक है। 10 में है 24 घंटों में 6 से 8 घंटों की बाधा रहित नींद प्रतिदिन पूरी करें। नींद शांत हो तथा स्वप्न रहित हो और सुबह उठकर ताजगी महसूस करें तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। सोने के उपयुक्त समय 9 से 10 बजे रात्रि तथा प्रातः जागने का उचित समय 4 से 5 बजे हो। छोटे बच्चों के लिए 10 से 12 घंटे सोना स्वास्थ्य के लिए हितकारक है। और नींद के लिए यहाँ मिडिल फिंगर में, यहाँ पे पिंक कलर दोनों फिंगर में लगाइए और पेशेंट को भी बताइए। थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ठीक बहुत। तो हम लोग खेमका सर के सपने को पूरा करें और खुद पढ़ें और खूब अपने विचारों को दूसरों को दें, ताकि दूसरे विचार से लाभान्वित हों, क्योंकि अल्टीमेटली सबका उद्देश्य यही है कि हम पीड़ित मानवता की रक्षा कर सकें, उनको रोग से मुक्ति दिला सकें और खेमका सर के सपनों को पूरा कर सकें, जो इस प्रकार हैं: ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। आज के लिए प्रणाम। ठीक है, प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुंदर। प्रणाम।